नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं लाइव हूँ और आपकी क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। हम कल पढ़ रहे थे भूकंप और कल हमने पढ़ा था भूकंप क्या है, भूकंप क्यों आता है, भूकंप मूल क्या है, भूकंप अधिकेंद्र क्या है, भूकंप की तरंगें कितने प्रकार की होती हैं, ये सब डिस्कस हमने कल कर दिया था। आज जो हमारी बात रहेगी वो सबसे पहले आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूं भूकंप मापी यंत्रों की। भूकंप मापी यंत्रों की बात करें हम तो आपको पता रहना चाहिए कि भूकंप मापने के कौन कौन से यंत्र होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भूकंप की भविष्यवाणी की। हम सबसे पहले बात करेंगे भूकंप की भविष्यवाणी की। तो आप देखिए भूकंप आने से पहले कैसे बताया जा सकता है कि भूकंप आने वाला है। कोई बता सकता है कैसे बताया जा सकता है? जल्दी से आप कमेंट करके बता दो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि भूकंप आने से पहले ही आप ये बता दो कि भूकंप आने वाला है? बताओ भी, क्या ऐसा संभव है? यस, संभव है। कैसे संभव है? तो आपको एक बात का पता होना चाहिए, जो भूकंप अधिकेंद्र होता है, जहां सबसे पहले धरातल पे भूकंप महसूस किया जाता है, वहां छिद्र या दरार होता है और उस दरार से रेडोन गैस का रिसाव बढ़ जाता है। रेडोन गैस निकलती है और ये रेडोन गैस पी तरंग से भी तेज गति से फैलती है और आपके पास पी तरंग पहुंचने से पहले रेडोन गैस पहुंचती है। और जब रेडोन गैस पहुंचती है तो जीव जंतु अजीब व्यवहार करने लगते हैं। कुत्ता जो होता है वो जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है, मोर जोर जोर से बोलना शुरू कर देता है, आपके बंधे हुए पशु जो होते हैं वो तुड़ाना शुरू कर देते हैं, जो बिल के अंदर रह रहे हैं वो बाहर आ जाते हैं। ये सब परिवर्तन आपके किसके कारण होते हैं? रेडोन गैस के कारण। और ये भूकंप आने की पूर्व सूचना होती है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। भूकंप की भविष्यवाणी किससे होती है? रेडोन गैस का रिसाव बढ़ जाता है जिससे पशु पक्षी अजीब व्यवहार करने लगते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। ये आपकी पहली बात है जो आपकी भूकंप आने की पूर्व सूचना की बात करती है। अगली बात, भूगर्भिक जल स्तर में परिवर्तन आ जाता है। आपको पता चला कि कुओं का पानी जो होता है वो ऊपर नीचे होना शुरू कर देता है भूकंप आने से पहले। ये बिल्कुल सही बात है। बिल में रहने वाले जीव बाहर आ जाते हैं। बिल में रहने वाले जीव बाहर आ जाते हैं। मान लो आपके घर में जितने चूहिया हैं, ऊंदरी जिसको आप बोलते हो, सब बाहर आके डांस करने लग जाएं तो समझ जाना कि भूकंप आने वाला है। वो भूकंप आने की सूचना देते हैं। एक आपको एक बात बताता हूं, 26 जनवरी 2001 को भुज का भूकंप आने से आने से 2-3 दिन पूर्व मुर्गियों ने गलत लिखा गया भाई। मुर्गियों ने क्या कर दिया था? कम अंडे देना शुरू कर दिया था।
बताओ ये प्रभाव पड़ता है कहाँ पे? गुजरात व महाराष्ट्र में। गुजरात और महाराष्ट्र में जो मुर्गी फार्म होते हैं, जो अंडे का उत्पादन करते हैं, उन मुर्गियों ने अंडे देने कम शुरू कर दिए। बताओ ये प्रभाव होता है। आप ये भी कह सकते हो पालतू पशु जो होते हैं, पालतू पशु अजीब व्यवहार करते हैं, अजीब व्यवहार करते हैं। कॉमन सेंस की बात थी ये। मैंने आपको जो बात बताई ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्थान पे पी तरंग जो आएगी उससे पहले रेडोन गैस आ जाती है। ये तो बिल्कुल पहले बता देती कि भूकंप आने वाला है। तो ये भूकंप की भविष्यवाणी करने का एक तरीका है। इससे भूकंप आने की पूर्व सूचना हमें पता चलती है। ओके जी, भूकंप की भविष्यवाणी, ये हमारी भूकंप की भविष्यवाणी थी। 2 नंबर हम बात करेंगे सिस्मोग्राफ की। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ या रिएक्टर स्केल नहीं भाई, रिएक्टर स्केल तो अलग यंत्र है। हिंदी में बता रहा था मैं, भूकंप लेखी। ओरिजिनलिटी में होता क्या है ये कोई विशेष यंत्र नहीं होता। ये उन देशों में काम आता है जहां हर रोज भूकंप आते हैं, ज्यादा भूकंप आते हैं। वहां क्या होता है, पृथ्वी के अंदर एक पिलर गाड़ दिया जाता है और उसके दोनों तरफ कम गहराई वाले पिलर गाड़ दिए जाते हैं और इसके ऊपर एक लोहे का ड्रम उल्टा करके लटका दिया जाता है। और जब भूकंप आता है तो ये पिलर उसको ऐसे लगता है धड़म 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 धड़म, और आवाज आती है। और आवाज आने से पता चलता है भूकंप आ गया। एक तार के द्वारा इससे इधर घड़ी बंधी होती है, उससे पता चल जाता है कि भूकंप कितने समय तक आया। बस रिएक्टर स्केल का इतना ही काम है। ओके, यह यंत्र भूकंपीय लहरों का अंकन करता है। मतलब केवल यह बताता है कि भूकंप ये तरंग आ गई, जिससे भूकंप के आने की सूचना मिलती है, आने की सूचना मिलती है, जिससे भूकंप के आने की सूचना मिलती है। बड़ी ध्यान से आप इस बात को समझें कि भूकंप आ गया, ये सिस्मोग्राफ बताएगा। अब कई लोगों के, कई बच्चों के दिमाग में आ रहे हैं, सर भूकंप आएगा तब तो अपने आप ही पता चल जाएगा। बेटा, जब भूकंप आएगा सबसे पहले कौन सी तरंग आएंगी? पी तरंग में पृथ्वी कैसे ही लेगी? आगे पीछे। आपके घर पे कोई भी चीज लगी, पंखा लगा हुआ, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे ही लेगा। कोई घड़ी लटक रही दीवार पे, वो आगे पीछे ही लेगी। कोई लोग लटक रहा है, वो आगे पीछे ही लेगा। किसी की टेबल पे जो वस्तुएं रखी उनकी आवाज नहीं आनी, कोई बर्तन वर्तन कुछ नहीं गिरने, तो बताओ भूकंप का पता कैसे चलेगा? पी तरंग तो बहुत शांत वातावरण है तब किसी को पता चलेंगे, और एस तरंग आने के बाद पता चलेगा कि भूकंप आ गया। फिर एस तो खुद ही विनाशकारी होती है, ऐसा आएगी तब तो मकान की छत ऊपर से नीचे आई जाएगी, फिर पता चले ना चले काम क्या ही। इसलिए इसमें जैसे पी तरंग आती है, ये पिलर आगे पीछे हिलता है और सिस्मोग्राफ हमें बता देता है भूकंप आ गया। इसका यही फायदा है कि पी तरंग आते ही बता देता है। और पी तरंग की गति होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड और एस की होती है 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो आपको पता है पी के बाद एस थोड़े समय बाद आती है, तो फिर पी आते ही भूकंप का पता चल जाए तो फायदा होता है, बचाव कार्य हो सकता है। इसलिए सिस्मोग्राफ लगाए जाते हैं। जापान जैसे देश जिसमें हर रोज 5 बार भूकंप आते हैं, साल में 1500 भूकंप आते हैं, आप बताओ वहां सिस्मोग्राफ जरूरी है? लोग सो रहे हैं तो सिस्मोग्राफ की आवाज आई, पता चल गया भूकंप आ गया, पी तरंग आ गई है, सो लाने वाली है, तो बाहर चले जाएंगे। इसलिए ये काम करता है। 3 नंबर आपको पता होना चाहिए। हाँ, तीसरा हमारा यंत्र है रिएक्टर स्केल। सबसे ज्यादा काम की बात इसी से आती है। सबसे पहली बात तो यह है
भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है। ये भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है। इससे भूकंप कितना तेज आया ये पता चलता है। भूकंप की तीव्रता भूकंप के दौरान मुक्त हुई ऊर्जा पर निर्भर करती है। कितनी ऊर्जा मुक्त हुई उसी पे निर्भर करती है भैया आपकी ये। ठीक है। अच्छा, रिएक्टर स्केल में 0 से 10 तक अंकित होते हैं। आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब, उसमें लिखा होता है 0 से 9 तक लिखे होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट 0 से 10 तक ही लिखे होते हैं। तो आपको वैसे भी, और एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। हाँ, एक आपको पता होना चाहिए इसमें होते कैसे हैं यंत्र। इसमें नंबरिंग कैसे होती है? ऐसे होती है, 1 और ये 2, फिर इसके बीच में 10 पार्ट और होते हैं, 10 पार्ट। और वो जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.9 और 2.0 ऐसे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 वाले भूकंप से 2 वाला भूकंप कितना विनाशकारी है? 10 गुना। अरे तभी तो 10 पॉइंट आए। बिल्कुल ये सही बात है। प्रत्येक पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक 1 से 2। प्रत्येक पूर्णांक 10 गुना तीव्रता या विनाश तथा 31.6 गुना ऊर्जा को दर्शाता है। 31.6 गुना ऊर्जा को दर्शाता है। इस बात को आपको बड़े गौर से सुनना है। ये आपके हर एग्जाम में आने वाला सवाल है। 10 गुना तीव्रता और 31.6 गुना ऊर्जा को दर्शाता है। कहने का मतलब है, आपसे पूछ ले जाए, रिएक्टर स्केल पर 2 की बजाय 5 की तीव्रता वाला भूकंप कितना गुना विनाशकारी होता है? तो 2, 3, 4 और 5। तो 2 की बजाय 5 पे आना है। तो 2 से 5 कितना गुना है? तो 2 को तो 1 मानना ही पड़ेगा। 2 तो हो गए 1, 3 हो गया 10 गुना, 4 हो गया 10 गुना 10 100 गुना, और 5 हो गए 100 गुना 10 1000 गुना। 2 से 5 का भूकंप 1000 गुना विनाशकारी होगा। बताओ भी, ये बात आपने आइडिया लगा लिया था क्या? 2 से 5 का भूकंप जो होगा वो 1000 गुना विनाशकारी होगा। और आपको एक बात और बता दूं, ये भी पूछ लेते हैं, 3 की बजाय 4 के भूकंप में कितनी ऊर्जा निकलेगी? तो आपको बता देना है 31.6 को 31.6 से गुणा कर देनी है। ये 999 गुणा आ जाएगा। आप अपने फोन से गुणा करके देख लेना, 99 गुणा आ जाएगा। आप चेक कर लो चाहे तो। हाँ, 99 गुणा ही आएगा।
9 गुणाई आ गई भी। ओके, हाँ मैंने पहले भी निकाला हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा एक बार चेक कर लेते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। अब देखो अगली बात, हाँ इसकी खोज किसने की थी? खोज चार्ल्स एफ रिएक्टर ने। चार्ल्स एफ रिएक्टर ने की थी। कब की थी? 1935 में। चार्ल्स एफ रिएक्टर ने 1935 में की। अच्छा, भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? इकाई, ये तो यंत्र है, इकाई क्या है? तो आपकी इकाई है रिएक्टर। आप हमेशा ध्यान से सुनोगे तो आपको यही पता चलेगा। रिएक्टर स्केल पर 4 रिएक्टर का भूकंप आया। 4 रिएक्टर, तो 4 रिएक्टर लगता है इसमें। ठीक है, बता दोगे ये बात क्लियर हो गई रिएक्टर स्केल वाली? इसके अलावा कुछ है नहीं। हमारा अगला यंत्र है मर्केली स्केल। मर्केली स्केल, बेटा मैं कई बार ज्यादा फास्ट पढ़ा देता हूं, कई बार बड़े आराम से पढ़ा देता हूं, तो आप कमेंट कर दिया करो जैसा भी आपको उचित लगे। मर्केली स्केल, एक तो आपको ये याद रहना चाहिए, यह एक अनुभव मूलक प्रणाली है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह कि एक ऐसा मशीन है जो ऐसे सीधी धरती के अंदर लगी होती है, उसके अंदर पैन लगा होता है, उसके आगे ग्राफ पेपर लगा होता है, ये ग्राफ पेपर चलता रहता है। जब भूकंप आता है, पृथ्वी हिलती है, तो ये सीधी उस ग्राफ पेपर के ऊपर ऐसे लाइनिंग बना देती है, लाइनिंग बना देती है। तो इसमें एक तो ये कि जितनी धरती हिली उतनी कागज पे बता देती है कि धरती कितनी हिली। तो ये अनुभव मूलक है। एक इसमें आपको पता होना चाहिए, 0 से नंबर शुरू नहीं होते। किससे शुरू होते हैं? 1 से। 1 से 12 तक अंक होते हैं। 1 से कहां तक होते हैं? 12 तक। 1884 में पहले की है, रिएक्टर स्केल बाद में आया, लेकिन अब रिएक्टर स्केल काम में ले जाता है। 1884 में इटली के वैज्ञानिक मर्केली द्वारा निर्मित, ये आपकी मर्केली ने बनाई थी। हाँ, इसमें 1906 में संशोधन किया था। किसने किया था? एडोल्फ केनकनी ने। एडोल्फ केनकनी। कई कई किताबों में कुछ और भी लिखा मिल जाता है, जहां तक मेरा अनुमान है यही बात सही है। नेट पे तो आप सर्च करना मत, बाकी यही है। तथा 1924 में सीवर्ग द्वारा संशोधन किया गया। संशोधन किया गया, ये बिल्कुल राइट बात है भी। इसमें 1 से 12 तक अंक अंकित होते हैं। एक खास बात, इसमें 1 से 12 तक अंक अंकित होते हैं। दूसरी बात, इसमें भूकंप का मानव पर पड़ने वाले प्रभाव के रूप में देखा जाता है। प्रभाव के रूप में देखा जाता है। मानव पर पड़ने वाले प्रभाव के रूप में देखा जाता है, ये आपकी बात है। तो इसमें डायरेक्ट प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है, ये इसका फर्क है। ये भूकंप मापी यंत्र थे। अब आप बताओ, भूकंप
आने की दशाएं, ये सामान्य सी बात है। मैं इसको प्रथम कंपन, द्वितीयक कंपन और तृतीयक कंपन। अच्छा, आपके किसी भी स्थान पे आप जाओ, वहां सबसे पहले भूकंप आएगा, सबसे पहला झटका आएगा। वो कौन सा कंपन होगा? प्रथम। प्रथम में क्या होगा? पहली बार धरती हिलेगी, वो आगे पीछे हिलेगी, आगे पीछे हिलेगी। इसमें पी तरंगे आती हैं, आती हैं। दूसरी बात, कंपन आगे पीछे होता है। याद रखें, कंपन किधर होता है? आगे पीछे होता है। यह खास बात होती है। अब आगे पीछे कंपन होगा तो नुकसान की तो कोई स्थिति है ही नहीं। नुकसान कहां होगा? नुकसान नुकसान कुछ नहीं होना। कंपन आगे पीछे होगा तो बताओ, कोई भी चीज है वो आगे पीछे चलेगी तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। एस तरंगे आती हैं, बिल्कुल पी चली जाएंगी, उसके कुछ समय बाद एस तरंग आएंगी। और ये प्रथम की अपेक्षा तेज व विनाशकारी होता है। ये प्रथम की अपेक्षा तेज व विनाशकारी होता है। और तृतीय कंपन में क्या होगा? सबसे पहली बात, इसे प्रधान कंपन कहते हैं। अरे आप बताओ, सबसे पहले भूकंप में कौन आएगा? आपके इस स्थान पे P, फिर कौन आएगी? S, और फिर कौन आएगी? L। आपको नहीं पता क्या सबसे विनाशकारी कौन सी तरंग है? L। L कौन से झटके में आ रहे हैं? तीसरे में, तो तीसरा ही सबसे विनाशकारी होगा। सबसे विनाशकारी कंपन, यही पेपर में आया हुआ है। बस भूकंप के समय आने वाला कौन सा कंपन सबसे विनाशकारी होता है? तीसरा। अब समझदार बच्चे को तो पता ही है, सबसे पहले तो पी तरंग आएगी, पी विनाशकारी होती ही नहीं है। दूसरे नंबर पे एस आएगी, तीसरे पे एल आएगी, एल सबसे विनाशकारी है। बेटा इसमें क्या सोचने की बात है, बता दो। हेलो, और कोई बात? एक बार आप बता दो तो बात समझ में आ गई तो। ओके, एक होती है समाघात रेखा। क्या होती है? समाघात रेखा, समान आघात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। ये भूकंप अधिकेंद्र है, इसके चारों ओर समाघात रेखा ऐसे होती है। यहां भूकंप की तीव्रता 5.0 है। इससे आप जब 100 किलोमीटर दूर जाओगे, चाहे आप इधर चले जाओगे, तो ये भूकंप 3.0 का बचेगा, 3.0 का, और ये 2.0 का बचेगा, तो ये आपकी 2.0 हो जाएगी। समान आघात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समाघात रेखा कहलाती है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइसो। ये तो आइसो का मतलब समान। सिस्मल, आइसोसिस्मल लाइन, समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, इसको समाघात रेखा। एक इसको समभूकंप रेखा भी कहते हैं, समभूकंप
रेखा भी कहते हैं। सही बात है। अगली बात देखें, यदि भूकंप अधिकेंद्र बिंदु है तो समाघात रेखा वृत्ताकार होंगी तथा यदि भूकंप अधिकेंद्र एक दरार है तो समाघात रेखा अंडाकार मार्ग का अनुसरण करेंगी। ये आपकी बात थी। भूकंप अधिकेंद्र से जितना दूर जाओगे तीव्रता उतनी कम होती जाएगी। जितना दूर जाओगे तीव्रता उतनी कम होती जाएगी। एक और वर्ड भी होता है, और वो क्या होता है? होमोसिस्मल लाइन भी होता है। होमोसिस्मल लाइन इसी के साथ लिख देता हूं, होमोसिस्मल लाइन। ओमो ओमो, होमो का मतलब होता है समान, सिस्मल मतलब सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ पे सह भूकंप रेखा, सह भूकंप रेखा मतलब सिस्मोग्राफ पे एक समय पे भूकंप जिन जिन स्थानों पे आया उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा होमोसिस्मल लाइन कहलाती है। अच्छा, एक समान समय पर भूकंप आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होमोसिस्मल लाइन कहलाती है। होमोसिस्मल लाइन कहलाती है। ये आपकी एक और इंपॉर्टेंट बात थी। अब हम बात करेंगे, हाँ, किसकी बात करेंगे? भूकंप का वर्गीकरण की बात करेंगे। भूकंप के वर्गीकरण की बात करेंगे। वर्गीकरण में हम बात करें तो पहला कृत्रिम भूकंप, तो कोई ज्यादा समस्यात्मक बात होती नहीं है। आपको भी पता है कि कृत्रिम भूकंप कौन होंगे? जो मानवीय क्रियाओं के कारण आते हैं। और मानवीय क्रियाओं के कारण कौन कौन से हैं? खान की छत ढह जाने से भूकंप आ गया, बड़े बांध के कारण कोई भूकंप आ गया, परमाणु बम के परीक्षण के कारण कोई भूकंप आ गया। और प्राकृतिक भूकंप कौन से हैं? ज्वालामुखी के कारण कोई भूकंप आ गया, समस्थिति में असंतुलन के कारण कोई भूकंप आ गया, आपके प्लेट विवर्तनिकी के कारण कोई भूकंप आ गया। ये वाली बात है। ये भूकंप मानव जनित कारणों से आते हैं। यहां मेरा एकमात्र उद्देश्य केवल यही है कि आपको ये थोड़ा सा पता चल जाए, इनकी तीव्रता कम होती है।
इनकी तीव्रता जो होती है वो कम होती है। जैसे आप इसमें देखोगे, खान की छत ढह जाने से, खान की छत ढह जाने से जो भूकंप आएगा उसका नाम होता है नियात भूकंप। ये वैसे तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन ये एग्जाम में आता रहता है, नियात भूकंप। अच्छा, बड़े बांधों के कारण आने वाला भूकंप, बड़े बांधों के कारण आने वाला भूकंप, इसको कहते हैं बांध जनित भूकंप, बांध जनित भूकंप। ओके। और तीसरा, परमाणु बम परीक्षण से आने वाला भूकंप, इसको हम कहते हैं विस्फोट जनित, विस्फोट जनित भूकंप। हाँ, ये आपके भूकंप थे। इसको रिजर्वायर कह देते हैं, रिजर्वायर, रिजर्वायर। इसको रिजर्वायर कह देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसको क्या कहेंगे? एक्सप्लोजन। और इसको हमने कोलैप्स लिखा ही है। अरे पता नहीं हो तक कब अंग्रेजी में ऑप्शन दे दें। कोलैप्स, अर्थक्वेक, रिजर्वायर और एक्सप्लोजन भूकंप कहलाते हैं। बी, आपके बी, प्राकृतिक भूकंप। प्राकृतिक भूकंप ये कैसे आएंगे? प्राकृतिक भूकंप प्राकृतिक कारणों से, इनकी उत्पत्ति प्राकृतिक कारणों से होती है। इनकी उत्पत्ति प्राकृतिक कारणों से होती है। जैसे नंबर 1, ज्वालामुखी क्रिया से। बेटा आप बताओ कि ज्वालामुखी आएगी तो भूकंप आएगा। कल तो ये सारी बात मैं आपको बता ही रहा था। कहां थे ज्वालामुखी के कारण, ये बता देता हूं। परिप्रशांत मेखला व मध्य अटलांटिक कटक में ज्वालामुखी जनित भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी जनित भूकंप आते हैं। हाँ सही बात है। भी आपको पता है ये तो। दूसरा, विवर्तनिकी भूकंप। विवर्तनिकी भूकंप, विवर्तनिकी भूकंप प्लेटों की टक्कर से। बेटा कल सारी बातें इस विषय में हमने की थी, तो अब दोबारा बताने की जरूरत कहां है। तीसरा, संतुलन मूलक भूकंप। ये केवल मैं आपको वर्गीकरण समझाने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें इसमें रह जाती हैं। संतुलन मूलक भूकंप, ये भी कल मैंने बताया था, हिमालय व हिंदकुश पर्वत में आते हैं। कल नहीं बताया 4 मार्च 1949 को हिंदकुश पर्वत में आया भूकंप, संतुलन मूलक भूकंप था। वही वाली बात है। एक आपका, ये 3 ही कारण आपके ज्यादातर होते हैं। एक अलग नाम होता है, वो आपको पता होना चाहिए। ये कई बार आया है,
प्लूटोनिक भूकंप, इसको हिंदी में कहते हैं पातालीय। प्लूटोनिक भूकंप, पातालीय भूकंप। हाँ, बस इसमें एक ही काम है, 250 किलोमीटर से अधिक गहराई में उत्पन्न होने वाले भूकंप। बेटा कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि भूकंप का अधिकेंद्र जो होता है उसके नीचे जो स्थान होता है वो भूकंप मूल होता है, और जब ये भूकंप मूल 250 किलोमीटर से ज्यादा गहरा होता है तो उसका नाम होता है प्लूटोनिक अर्थक्वेक, प्लूटोनिक भूकंप। अगला वर्गीकरण इसके आधार पे बता दूंगा, टेंशन मत लो। हाँ, भूकंप का वर्गीकरण तो हम पढ़ ही रहे हैं, आपको पता हो तो भूकंप का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, ये तो प्राकृतिक कृत्रिम पढ़ दिया हमने। अच्छा, अब आप लिखो भूकंप मूल की स्थिति के आधार पे, भूकंप मूल की स्थिति के आधार पर, भूकंप मूल की स्थिति के आधार पे, भूकंप मूल कितना गहरा है आपको पता है, ये भूकंप मूल है। भूकंप मूल, एक विद्वान थे इटली के, नाम था ओल्डहम। ओल्डहम ने 5605 भूकंपों का अध्ययन किया। तथा निष्कर्ष निकाला कि वो अब आपके सामने सीधा प्रेजेंट कर देता हूं। 90% भूकंप धरातल से 8 किलोमीटर से कम गहराई में, 8 किलोमीटर से कम गहराई में 8% भूकंप धरातल से 8 किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक, 32 किलोमीटर के मध्य, 32 किलोमीटर के मध्य उत्पन्न होते हैं। आप देख लो, 90% तो 8 किलोमीटर तक, और 8%, 8 से 32, तो 32 किलोमीटर से नीचे तो भूकंप ही नहीं उत्पन्न होते। ये तो था ओल्डहम का। बेटा इनमें क्या बताना है, गुटेन्सबर्ग व रीटर का वर्गीकरण। गुटेन्सबर्ग और रीटर ने वर्गीकरण दे दिया। क्या दे दिया, एक दे दिया सामान्य गहराई के भूकंप। अच्छा, सामान्य गहराई के भूकंप कौन से कहलाएंगे, जिनका भूकंप मूल 0 से 50 किलोमीटर के बीच होगा। भूकंप मूल 0 से 50 किलोमीटर के मध्य, एक बात। दूसरा, मध्यवर्ती भूकंप। मध्यवर्ती भूकंप, भूकंप मूल 50 से 250 किलोमीटर के मध्य, ये बात भी सही है। तीसरा था अत्यधिक गहराई वाले भूकंप। भूकंप मूल 250 किलोमीटर से ज्यादा गहरा। बेटा ज्यादा समय आपका खराब नहीं करना चाहता मैं, ये सीधी सीधी बातें, इसमें क्या कोई समझाने की बात ही नहीं है। ये आपके पास डाटा होने चाहिए बस, और इससे
पातालीय या प्लूटोनिक भूकंप कहते हैं। 2 मिनट पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया, पातालीय या प्लूटोनिक भूकंप कहते हैं। अच्छा, ये किसके आधार पे था? ये भूकंप मूल। अब आपसे पूछ ले जाए, भूकंप अधिकेंद्र की स्थिति के आधार पर। बात तो ये भी ठीक है भाई, छोटी छोटी बात क्या पता चलता है कौन सी बात एग्जाम में आएगी। हाँ, स्थलीय भूकंप। अच्छा, इसमें क्या बताओ जोर वाली बात है कि जिस भूकंप का अधिकेंद्र स्थल पे होगा, स्थल पर आने वाले भूकंप, स्थल पर आने वाले भूकंप, ठीक बात है। दूसरा आपका कहां आते हैं ये? मध्य महाद्वीपीय पेटी के भूकंप इस श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी में आते हैं, ये आपकी बात है। समुद्री भूकंप, बेटा इसमें कोई जोर की बात है क्या? जो भूकंप समुद्र में आएंगे, समुद्र में आएंगे, समुद्री भूकंप हो जाएंगे। समुद्र में आने वाले भूकंप, इनसे सुनामी आती है। बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब हम बात करेंगे भूकंप के विश्व वितरण की, भूकंप छाया क्षेत्र की, रिएक्टर स्केल और मर्केली स्केल को कंपेयर करेंगे और सुनामी की बात करेंगे। ये आपके कुछ टॉपिक हैं।